अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज काफ़ी अरसे के बाद नाजरीन कौमी असम्बली में अपोजिशन जमात को बराह रास्त सरकारी टीवी पर दिखाया गया। तहरीक इंसाफ ने खुलकर 26 नवंबर के सानिए पर बात की और सियासी डायलॉग की पेशकश भी कर दी। 26 नवंबर के वाक़यात हो गए, पाकिस्तानी थे मरे थे, तो क्या बिगड़ जाता अगर कुशादा दिली से कह देते कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, एमपीएम से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर जेयूआई से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये टीओआर हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। ये खरी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत के जवाब में ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता पैगाम दे। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफा उधर से। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। आपकी जो कमेटी है, वो कमेटी जो है वो कम अज़ कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है, तो आप उनसे ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है, और हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें, गवर्नमेंट से डिस्कस करें। सियासी मसाइल हैं, सियासी इस्तेहकाम का मसला है, बाकी मामलात हैं, उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है मासवाए इसके कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करें। बहुत शुक्रिया। और आज ही अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो पहले रुकन बने जिन्होंने खुल के इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर तंकीद की। आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता नहीं मारा तो किसने मारा? जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है, मार भी दिया, और मैं ही गुनहगार। 22 नवंबर को हमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने भेजा, हमें नहीं मिलने दिया। मंजी तले डांग फेरे सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? ये एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। रावलपिंडी अगर जाना है तो सिर्फ किसी की दुआ या तकरीब में जाएं, किसी से इशारे में इशारे ना लें, अपने अल्लाह से इशारे लें। जब तक आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, जब तक आप हिंदुस्तानी सांपों को कुचलते हैं, हम आपको अपने सर पे बैठाते हैं। लेकिन जब आप हमारे अपने मुल्क में हमारे बच्चों के सर कुचले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आज स्पीकर की कुर्सी पर मुस्लिम लीग नून के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कादिर पटेल मौजूद थे, और आज ऐसा महसूस हो रहा था कि बड़ी सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि अब खुलकर सियासत पर बात होगी। क्या सियासी जमातें मसाइल का हल पार्लियामान की तवस्सुत से बात के ज़रिए निकालने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेट में जमात के पार्लियामानी लीडर जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने भी ज्वाइन किया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब ये असूली फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने, या अभी भी आप समझते हैं कि वो मरला नहीं आया? बहुत शुक्रिया मुनीज़। मेरा ख्याल ये है कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पीटीआई से होना चाहिए कि क्या उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मामलात को हमने लॉन्ग मार्च से नहीं करना, अल जिहाद के नारों से नहीं करना, पानीपत की लड़ाई से नहीं करना, डंडों से नहीं करना, ब्राज़ीलियन आंसू गैस के शेल से नहीं करना, हमने बातचीत से करना है। हमने तो आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर यही कहा था कि हम माजी को दफन करने के लिए एक नए आगाज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब हल्फ उठाया था तो अपनी हल्फिया जो तकरीर थी उसके अंदर भी यही पेशकश की थी।
बारहा सेनेट के अंदर हम लोग ये पेशकश करते रहे हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हुई हमारी। उन्होंने ये कहा जी कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे, और ये आप लोग बावर करें या ना करें, या आप पस मंजर में हो सकता है इस चीज़ को ले गए हों आप, लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं कहा था जी कि हम चोरों से बात नहीं कर सकते किसी कीमत? नहीं, दुरुस्त उन्होंने कहा था, मगर अब तो मेरी गुजारिश सुन लेना। इसलिए ये सवाल उनसे बनता है ना कि क्या अब आप चोरों से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या अब आप डाकुओं से बात करने के लिए तैयार? हम तो पहले भी तैयार थे ना। क्वेश्चन उनसे पूछें कि क्या अब ये चोर चोर नहीं रहे, क्या आप डाकू डाकू नहीं रहे, या क्या अब आपका फलसफा या नजरिया तब्दील हो गया है और आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनसे बातचीत हो सकती है? हम तो कल भी बातचीत के लिए बात ये कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं और एक जीरक सियासतदान हैं, आपने बड़े अरसे इसी मुल्क के अंदर सियासत की है, और अक्सर हम देखते हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी ना हो मुल्क के अंदर, के मामलात अच्छी तरीके से चले। आपकी जमात कहती है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो अब तो एक जमात जो आपसे बात नहीं करना चाह रही, इवेंचुअली कह रही है कि जी हमने कमेटी बना दी, अब आप हमारे से आके बात करें। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना ही कमेटी बनती है, ना ही खुल के ये कहा जाता है कि जी अब ठीक है आपने कमेटी बना दी, नाउ लेट्स टेक इट द नेक्स्ट स्टेप। क्या आपके हुकूमत के फ़ायदे में ये नहीं है कि आप जो बड़ी जमात है, अपोजिशन जमात है, जो बार बार सियासत करती है, जारहाना सियासत करती है, उसके साथ आप मुज़ाकरात शुरू कर दें? जी, ये बात हमें आज नहीं पता चली कि हमारे फ़ायदे में है। मैं यही तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात डे वन से हमें पता थी कि हम हुकूमत में हैं, हमें मुल्क की स्टेबलाइजेशन के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए बातचीत करना पड़ेगी। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ भी ये कह रहे थे, यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी ये कह रहे थे, यही वजह है कि मैं ख़ुद पार्लिमानी पार्टी लीडर होने के नाते 10 दफ़ा वहाँ ये ऐलान किया था। मामला तो उधर से ख़राब था ना। अब चले मान लेते हैं कि उधर से ठीक हो गया। अब जिधर से ठीक हो गया है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो ट्रैक रिकॉर्ड कोई 2-4 साल का नहीं है, 28 साल पे फैला हुआ है, जिसमें कोई मुज़ाकरात नहीं है, जिसमें कोई अफ़ाम तफ़हीम नहीं है, जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करें। मुझे आज भी शक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आज भी शक है कि ये मुज़ाकराती टीम जो पहले 5 अरकान पे मुश्तमिल थी, फिर 7 अरकान की हो गई, इसका मैंडेट क्या है? क्या ये बातचीत करके जाएंगे जब अडयाला, तो इनकी बातचीत या इनके नतायज जो है वो मान लिए जाएंगे? मैं 2 इंस्टेंसेस मैंने आज अपने कालम में भी लिखे हैं कि 2022 में तय हो गया कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हम इलेक्शन करा रहे हैं। खान साहब ने कहा नहीं, मैं तो 25 मई को आऊँगा, लॉन्ग मार्च करूँगा और जो इंतखाबात हैं वो इनके हलक से छीन के लेके आऊँगा। वो आए और मामला बिगड़ गया। दूसरी दफ़ा 2023 मई के अंदर उनकी भी एक कमेटी बनी, हमारी भी एक कमेटी बनी, बातचीत हुई, तय पा गया कि सितंबर में इलेक्शन होंगे। वो कमेटी गई खान साहब के पास, रात को हमें फ़ोन आया कि जी हम बहुत शर्मिंदा है, खान नहीं मानता। तो ये 7 अरकान जो हैं हम तैयार हैं। ये मैंडेट ये नहीं हो सकता है जी कि एक तरफ तो ये कहें जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी आप एक तो गन हमारे कनपट्टी पे रखें और कहें जी कि हमसे बातचीत करो वरना कल हम ये करने वाले। ऐसे नहीं होता। नंबर 2, जो 2 चीज़ें कहते हैं, कभी कहते हैं जी कि हमारा मैंडेट वापस दो, इस पे क्या बात होगी? मैंडेट वापस देने का मतलब ये है कि शहबाज साहब कल इस्तीफ़ा दें और यहाँ पे खान साहब को बिठा लें जेल के दरवाजे खोल के। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये हल है? दूसरा, वो कहते हैं जी कि जितने कैदी हैं उनको रिहा कर दो। भाई ये कैदी कोई सियासी केसेस में नहीं है, कहीं तोशा खाना है, कहीं 9 मई है, कहीं आपका 190 मिलियन पाउंड केस है, जमीन वहां पड़ी हुई है, आपके अंगूठे लगे हुए हैं, आपने पैसे वसूल किए हैं। कतई कलामी माफ मगर देखिए इरफान साहब, मेरी नहीं लास्ट जुमला, इन केसेस को हम कैसे माफ कर दें? और अगर कर दें तो फिर 1 लाख के करीब जो कैदी पड़ा हुआ है पाकिस्तान भर के जेलों के अंदर, उनका क्या कसूर है? उनको भी छोड़ दें। देखिए अब सवाल ये है इरफान साहब कि क्या आपके इख्तियार में है कि आप इन कैदियों को माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मगर एक और बात जो आज एक रुकन ने खड़े होके
कौमी असम्बली की फ्लोर के ऊपर कही। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमारी पार्लिमानी लीडर हैं, उनके ऊपर 100 के करीब FIRs हैं, मेरे ऊपर 50 के करीब FIRs हैं। हमें पहले अरेस्ट किया जाता है और बाद में बताया जाता है कि जी हमारे ऊपर FIR किस चीज़ की हुई है। आप भी उस मरहले से गुजरे हैं, जहाँ आपकी पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, अब इनकी पार्टी को भी विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो अगर बातचीत होनी है तो वो ये कहते हैं आप कम से कम हमें सांस लेने का तो आप रूम दें ताकि हम बातचीत कर सकें, और उसके लिए सियासी लोगों को ही कोई ना कोई रूम बनाना होगा, कोई ना कोई जगह बनानी होगी। आने वाले साल के अंदर आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं उस हवाले से, या करना चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए मुनीज़ा, जो बात अभी आप कह रही हैं ना, वो ये हरगिज़ नहीं कह रहे। आप उनकी दुरुस्त तर्जुमानी नहीं कर रही। वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि हम पे 50-60 केसेस है, ये केसेस ख़त्म करें। चलें, हम बैठ जाते हैं, हम पुलिस को भी बिठा लेते हैं, FIA को बिठा लेते हैं, मुतलका इदारों से कहते हैं कि यार ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब मैं 9 मई को कैसे छोड़ूँ? मैं तोशा खाना को कैसे छोड़ूँ? मैं 190 मिलियन पाउंड के बदले आपने जो ज़मीन ली है, जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उसको मैं कैसे छोड़ूँ? और अगर छोड़ दूँ तो उनका क्या कसूर है जो दूसरे पड़े हुए हैं? कहने का मतलब ये है कि एक तो मुनीज़े ये तल्ख बात में करने लगा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ कोई चैन ऑफ कमांड कोई नहीं है। आज वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कोई नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग फोरम कोई नहीं है। अगर दर्जन बार लोग हैं तो दर्जन बार लोग दर्जन बार बातें कहते हैं, बल्कि 2 दर्जन बातें कहते हैं। एक अगर उमर अयूब साहब की बात सुनेंगे कुछ और है। गंडापुर कल कह रहे हैं कि जी छोड़ें अमन वामन, अब हम आएंगे तो हम तलवारें लेके आएंगे और हम बंदूकें लेके आएंगे, हमें 1 गोली चलेगी, हम 10 गोलियां चलाएंगे। इज इट ए वे टू टॉक? ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे? पहले एक माहौल तो बनने दें। जैसे आप कहते हैं गुडी गुडी माहौल आज नजर आया नेशनल असेंबली के अंदर, क्या ये माहौल बाहर भी नजर आता है? इसलिए कि चैन ऑफ कमांड कोई नहीं है। कल खान साहब शाम को आप बैठी प्रोग्राम करेंगी तो आप एक नई बात वहां से लेके आएंगे, खान साहब के जो हमारे जाएंगे जर्नलिस्ट, कि जी मैं इस तरह के मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखता, बात नहीं करते तो जाएं बाहर में। क्या करेंगे आप इसका? तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई पूरी संजीदगी पाई जाती है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई चेन ऑफ कमांड मौजूद है। मुझे नहीं लगता है कि ये 7 अरकान कोई चीज़ तय करके जाएंगे तो वहाँ उनको सातों को कह दिया जाएगा जी कि ये तो मैं नहीं मानता, ये तुमने क्यों मान लिया है। सो ये जो सूरत हाल है ना, ये कोई ऐसी साजगार नहीं है जी। मगर इसके अंदर ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो क्या सोच रहे हैं। आपकी बड़ी अच्छी ज़ाती दोस्ती है मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ, उसके बारे में भी हम पूछेंगे, चूँकि इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब शायद पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, मगर वो सियासी मंजरनामे पे नज़र नहीं आ रहे जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि वो नज़र आएंगे। इसकी क्या वजह है, पूछेंगे इरफान सिद्दीकी साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेट में जमात के पार्लिमानी लीडर जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, फिर से वेलकम टू द शो। जो एक नून लीग के हवाले से बात की जाती है वो ये की जाती है कि नून लीग के अंदर भी लीडरशिप जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जो माजी में हमें नज़र आई। हमने देखा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ही ज़्यादातर बड़े फ़ैसले करते थे, मगर और जो बड़े लीडर आते हैं जिस तरह बेलारूस के सदर आ गए, फिर हमने देखा कि किस तरह हिंदुस्तानी सहाफ़ी आए, उनकी मियां नवाज़ शरीफ के साथ पहले से ही ताल्लुकात थे, तो उनसे वो मिलते रहे हैं। तो इसी तरीके से जो उनका एक्सपीरियंस है जहाँ फॉरेन अफेयर्स में काम आ रहा है, तो इधर जो मामलात इतने पेचीदा हो गए हैं इंटरनली, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब क्यों एक अहम रोल नहीं अदा कर रहे, क्यों नहीं पार्लियामेंट आ रहे? आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द PMLN। देखिए, पार्लियामेंट आना जब नागुज़ीर हुआ है तो वो आए भी हैं, या ज़रूरी हुआ है तो वो आए भी हैं। बाकी उनका अपना एक सोच है, उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी है उनकी कि जी सेंटर के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो उनके भाई की हुकूमत है, जो उनकी पार्टी की हुकूमत है, और वो हुकूमत जो है वो एक इत्तेहादियों की हुकूमत है, बहुत सी दूसरी जमातें उसके अंदर शामिल हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब जितना मैं उनको जानता हूँ
वो चाहते हैं कि ये जो भी निज़ाम है इस वक्त, इसको कामयाबी से आगे बढ़ना चाहिए फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसी बात किसी पब्लिक प्लेस पे जाके, किसी इज्तिमा के अंदर जाके, किसी और हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट जो मौजूदा निज़ाम के अंदर कोई रखना डाल दे या उसके लिए मुफीद साबित ना हो। लिहाजा वो बेहतर समझते हैं कि मैंने कब बोलना है और कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। दूसरी बात यह है कि वो उनका रोल मौजूद है। वो जितने अहम फैसले होते हैं सरकारी सतह पे, नवाज शरीफ उनमें शरीक होते हैं, उनकी मुशावरत भी होती है, उनकी मंजूरी भी ली जाती है। और इरफान साहब, उनका रिटायर्ड लीडर नहीं है। आप उनको हाल ही में मिले हैं, तो ये बताइए कि उनका क्या वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब के हवाले से? क्या वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जमात के साथ मुज़ाकरात हों और मामलात हल की तरफ जाएं? कोई भी हमारी जमात का ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात ना हो। नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं, वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं, वज़रा आए रोज़ कहते रहते हैं, मामलात वहाँ अटके हुए हैं। मुज़ाकरात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, एक फ़र्द रुकावट है जिसका नाम है इमरान खान, जिस पे एतमाद करने के लिए ना उनकी अपनी जमात तैयार है, ना ये मुज़ाकराती टीम तैयार है, ना कोई और पार्टी तैयार है। हम हज़ार बातें करें, हमारे सामने है ना, एक पूरी तारीख हमारे सामने है कि किस तरह वो बात करते हैं, किस तरह उससे फिर जाते हैं, किस तरह उससे मुकर जाते हैं। अब आज तक उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बना दी। आज तक उन्होंने ये कहने में क्या तकल्लुफ है या क्या तकलीफ है कि जी ये जो सिविल नाफरमानी है ये फैसला हमने वापस ले लिया है और कल से आए और बातचीत करें। ये कहने में उन्हें क्या चीज़ माने है? यही चीज़ माने है कि वो फैसला नहीं कर पाते। मगर ये बताइए कि आपकी पार्टी के अंदर से भी आपके बड़े साथी थे जो आपके साथ रहे। मैं नाम ले देती हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब का। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा जी 1 साल हो गया है मैं मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं मिला, उस तरीके से वो एक्टिव ही नहीं है। तो ठीक है, अगर वो कौमी सतह के ऊपर आके इस तरीके से अपना रोल अदा नहीं कर सकते चूँकि वो मुनासिब समझते हैं कि वो बैकग्राउंड में रहें, मगर जो पार्टी की कमान है वो तो उनके हाथ में है बतौर प्रेसिडेंट, बतौर सदर। तो वो क्यों नहीं अपनी पार्टी को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे? अपने जो कायदीन या लीडर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे उस तरीके से क्यों नहीं मिल रहे? और फिर ये जो बात कहा जाती थी, उन्होंने बड़ी कही थी, आप भी उनके साथ थे, आप तो उनकी तकरीरें लिखते थे कि वोट को इज्जत दो। उस हवाले से उनका बयानिया जो है वो कहीं गुम हो गया है। तो लोग ये पूछते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब क्या रिटायर हो गए, पॉलिटिक्स से नहीं मिल रहे अपने लोगों को, ये वजह है? जिस शख्स की जमात पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हो, जिस शख्स की जमात पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे हुकूमत कर रही हो, जिस शख्स का भाई वज़ीर आज़म हो, जिस शख्स की बेटी वज़ीर आला हो सबसे बड़े सूबे की, वो रिटायर हो जाता है, वो सियासत से दूर हो जाता है। मगर उसका कोई इरफान साहब, लोग तो उनको सुनना चाह रहे हैं ना, लोग तो उनको सुनना चाह रहे हैं। और नाम तो मियां नवाज शरीफ के, वोट तो मियां नवाज शरीफ के नाम से डलता है। वोट के मराइल आएंगे तो नवाज शरीफ को लोग सुनेंगे, लोग अपने आप अंदर देखेंगे, लोग अपने जलसों में भी देखेंगे। हर वक्त का एक तकाजा होता है। इस वक्त हम एक और फेज से गुजर रहे हैं। हम जलसे जुलूस के फेज से नहीं गुजर रहे हैं कि नवाज शरीफ गली गली तकरीरें करता नजर आए आपको। वो मरला आएगा तो वो भी होगा। इस वक्त नवाज शरीफ ने जो रोल अपनाया हुआ है, बाकी ये है कि मुझसे अगर वो नहीं मिलते, 1 साल नहीं मिलते या 2 साल भी नहीं मिलते, तो इससे उनकी लीडरशिप पे क्या आंच आ जाती है या पार्टी पे क्या आंच आ जाती है। ये चीज़ें मेरा ख्याल है ऐसी होती नहीं है और ना ही पब्लिक में आनी चाहिए। ये एक लीडर की अपनी मसरूफियात हो सकती है। वो आए हुए कितना अरसा हुआ है उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में, और किस सुकून के साथ वो बैठे हैं। उनके अपने मसाइल भी हैं, ज़ाती मामलात भी हैं, सेहत के मामलात भी हैं। तो मुझसे अगर वो नहीं मिल सकते तो मैं जाके मुनीज़े के शो में अगर ये कहूँ कि जी मुझे क्यों नहीं मिले 1.5 साल से, तो उनकी लीडरशिप ये मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का भी एक रोल होता है, फॉलोअर्स का भी एक रोल होता है, कारकुनों का भी एक रोल होता है, रुफ़का का भी एक रोल होता है। उनको भी तो अपना रोल जानना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, आप सुन रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब को। अभी एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की सियासी जलगार को आजकल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं। वो इमरान खान की सियासी शतरंज के सबसे अहम मोहरे भी हैं। हाल ही में उनके ऐलान पर हुकूमत ने सख्त तनकीद की और सियासी और अस्करी क़ियादत ने कहा कि अब अगर कोई हमला आवर हुआ तो रियायत नहीं की जाएगी। क्या कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसको ये रिएक्शन मिला, आइए आपको दिखाते हैं। जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात में बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना, फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। और फिर जो गोली चलाने वाला हत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अली अमीन गंडापुर के भाई और इनके सियासी दस्तरास्त और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आपके भाई ने जो ये एक तकरीर की उसके ऊपर बहुत तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी हम असला लेके निकलेंगे। जब वो कहते हैं कि वो असला लेके निकलेंगे, वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, तो फिर यू आर ओपनिंग द डोर्स फॉर मोर वायलेंस। जो आपने देखा 25 को और 26 को, वो काफ़ी नहीं था। देखें जी, सबसे पहले तो अली अमीन के दो रोल हैं। ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑफ कोर्स एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा। जब आप निहत्ते वर्करों को गोलियों से मारेंगे, जब आप दर्जनों के हिसाब से वर्कर अभी भी हमारे मिसिंग हैं, जख्मियों की तादाद भी जो है वो भी काफी ज्यादा है, क्या जुर्म किया था उन्होंने? सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के कैपिटल में आना फेडरेशन का हिस्सा होते हुए कोई जुर्म है? या तो हमें कह दें कि अटक के इस पार तुम लोग इस मुल्क का हिस्सा नहीं हो, ठीक है, बट दे शुड देन ऑफिशियली अनाउंस इट। और जब मेरा वर्कर जी मरेगा, जब मेरे वर्कर को गोलियां मारी जाएंगी, जब मेरे वर्कर को ज़दकूब किया जाएगा, उसके घरों में घुसा जाएगा, उसकी औरतों को घसीटा जाएगा, उसके बूढ़े माँ बाप को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यस, टेम्पर्स विल रन हाई, बट वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। आपने इंस्टेबिलिटी की बात की। इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल भी है और उसी की वजह से आपकी इकोनॉमिक है। क्यों है? दैट स्टार्टेड विद द मैंडेट थेफ्ट। मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट के ऊपर हमारा जो स्टैंस है बड़ा क्लियर है। बच्चे को इस मुल्क में पता है। बतौर पीटीआई एमएनए में बात नहीं करूंगा, मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूंगा। आप गली के नुक्कड़ में खड़े हुए किसी जाहिल आदमी से, किसी पढ़े लिखे आदमी से, किसी बच्चे से पूछ लें कि 8 तारीख के इलेक्शन में किस तरह 2800 वोटों वाले को 1,28,000 किया गया और हमारे 1,28,000 वाले से 0 माइनस किए गए। तो फैसल साहब, कत्ता कलामी माफ देखिए, ये तो आपकी एक स्टेटेड पोजीशन है, आप इसका कई दफ़ा इजहार भी कर चुके हैं, मगर क्या आप ये समझते हैं कि असला उठाना ही एक वाहिद जवाब है रियासत को, जो हुआ 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, कि आपको फिर अब अगली बार असला ही उठाएंगे तो मामला बेहतर होंगे? देखें, अगेन, when my people are dead, I have dead bodies, I have to console children who are 3 years old, whose father is gone and they don't even know. Tempers will be high. Tempers का अंदाजा नहीं है। मसला अगेन, शायद मैं कहूँ, फिर लोग कहेंगे कि जी सुबाइयत की बात करता है। अटक के उस पार माजरत के साथ लोग हमें किसी और मजहब का समझते हैं, किसी और मुल्क का समझते हैं। शायद हमारा खून सस्ता है, या पाकिस्तान के लिए हमारी कुर्बानियां कम हैं, या हमने अभी तक इतना खून नहीं बहाया कि उनको लगता है कि चलो कुछ लीटर्स मजीद बहा दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, पठान हैं, ये मतलब है मरने और मारने के आदमी हैं। जब मुझे आप दीवार से लगाएंगे, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? नहीं, मुझे आपसे एम्पैथी है। आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दोज हु आर लिसनिंग एंड दोज होपफुली दे आर लिसनिंग and they are not, their eyes closed and their ears plugged, which unfortunately seems to be the case right now. देखें, एक पुरअमन रास्ता आप जब देते हैं, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन यंगस्टर्स पे है,
यंगस्टर्स के टेम्पर्स आपको भी पता है कितने हाई हैं। हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में, देखें ये मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और somebody coming from a military family, my father was in the army, my brother was in the army, जी हमें बड़ा दुख होता है जब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक होते हैं और इस तरह मतलब है लोग उनको भी टारगेट करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ पॉलिसीज, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ये गवर्नमेंट जो बैठी है, मैंडेट चोर गवर्नमेंट, इन्होंने फॉर्म 47 से अपनी गवर्नमेंट तो बना ली। किस कानून के तहत इन्होंने आर्मी को बुलाया 245 लगा के इस्लामाबाद में? क्या इस्लामाबाद के ऊपर कोई धावा था या किसी ने कोई मतलब है जलाओ घेराव करना था? पीटीआई का तो जितना भी अब तक स्ट्रगल है पॉलिटिकल, मुझे आप बता दें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कभी हमने कोई गमला तोड़ा? अच्छा, इसके पर एक सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि आप भी एक अहम रुकन हैं नेशनल असेंबली के। आज जो तकारीर हुई नेशनल असेंबली में और आपकी अपनी जो पार्टी है, मरवत साहब ने खड़े होके एक तकरीर की और उन्होंने पेशकश की कि जी निगोसिएशंस होंगी, पेशकश की कि आइए अब डायलॉग करें। सो जो आप बात कर रहे हैं और जो शेर अफजल मरवत साहब ने आज बात की कौमी असम्बली में, उसमें तजाद है। आप कह रहे हैं कि अगर आप असला उठाएंगे तो फिर हम भी उठाएंगे, इसलिए चूँकि टेम्पर्स आर रनिंग हाई। सो क्या ये जो हुकूमत है जिसको आप मैंडेट चोर हुकूमत करते हैं, क्या आप इसके साथ अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ये आपका फैसला है या नहीं है? देखें, पहली बात तो यह कि मैं आज इजलास में नहीं था। आई डोंट नो व्हाट स्पीचेस वर डन देयर। सेकंड, आई डोंट होल्ड अ डिसीजन मेकिंग पार्टी पोजीशन। मैं एक एमएनए हूं इस पार्टी का, पार्टी की हमारी चेन ऑफ कमांड है। खान साहब की क्या ख्वाहिश है? क्या वो चाहते हैं कि इस हुकूमत के साथ? खान साहब की ख्वाहिश को अगर ट्रांसमिट करने के लिए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हु होल्ड्स द 3/4 मेजॉरिटी and he goes to meet his leader and he is not allowed to meet his leader, तो मुझे बताएं कि जी क्लैरिटी हम किधर से लें। बहरहाल वो तो अभी आपको नहीं पता कि खान साहब की ख्वाहिश क्या है, जो ये बाहर बैठे कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग हो। आपको नहीं पता कि क्या इसके पीछे खान साहब खड़े हैं कि नहीं खड़े? यू डू नॉट नो, बिकॉज आपको तो मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, आप कह रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब को। देखें ऐसा है ना कि खान साहब का विजन, खान साहब की जो 30 इयर्स की स्ट्रगल है, इट हैज बीन पीसफुल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। उन्होंने हमेशा ये बात की, चाहे वो पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स थे, चाहे मिलिटेंसी के ऊपर जो चीजें थी आगे पीछे, मगर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड हैं और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इन चोरों के पास क्या बातचीत करने का इख्तियार है? फ्रैंकली स्पीकिंग, डू दे होल्ड द अथॉरिटी टू डिसाइड anything in this country? मगर आपके पास क्लैरिटी है कि खान साहब क्या चाहते हैं, या पार्टी के अंदर क्लैरिटी है कि एक्चुअली खान साहब की हदायत क्या है? क्या सियासी जमातों से, PMLN से, पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू करनी है कि नहीं करनी? इस पे क्या ठोस पोजीशन है पार्टी की? देखें, अगेन खान साहब से मेरी तो जब से वो जेल में गए कभी उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे छोड़ा नहीं। अली अमीन साहब कल गए, आपने देखा आधा घंटा वो अडियाला जेल के दरवाजे पे खड़े रहे, उनको नहीं मिलने दिया। बाकी जो भी डिसीजन है पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू आता है, खान साहब के साथ कंसल्टेशन से आता है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। जहां तक आपने बात की ना असले की बात, देखें कुछ चीजें होती हैं हीट ऑफ द मोमेंट। वी शुड अंडरस्टैंड द हीट ऑफ द मोमेंट। द सिचुएशन इज वेरी हॉट। केपी का सिक्योरिटी का जो इस वक्त एक चीफ मिनिस्टर हैज अ रिस्पांसिबिलिटी, वो तो एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट के तहत तो वो चल नहीं सकते। चीफ मिनिस्टर डज नॉट कंट्रोल द बॉर्डर्स। व्हाट अबाउट सर, तकरीर तो उन्होंने की, तकरीर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने की कि अगली बार हम पुरअमन नहीं होंगे, हम हथियार लेके आएंगे। तो आप चाहती हैं कि जीसस की तरह एक दफा मुझे एक गाल पे गोली पड़े, मैं दूसरा गाल आगे करूं? अपॉलॉजीज एज एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर द पार्टी, आई एम स्पीकिंग एज एन इंडिविजुअल। कि अगर मुझे मेरे निहत्ते लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर इस तरह गोलियां चलाएंगी तो अगली दफा मैं तैयार होकर आऊंगा। सिंपल सी बात है, जब मैंने मरना ही है तो आई शुड डाई फॉर अ कॉज एंड आई शुड एटलीस्ट देन हैव माई राइट ऑफ डिफेंस। वो मेरा एक इस्लामी राइट भी है, वो मेरा एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है।
मेरा आपसे आखिरी सवाल, बुशरा बीबी की जो स्पोक्स पर्सन हैं और उनकी जो बहन है वो बार बार ये कहती रही शुरू में कि जी मेरी बात नहीं हो पा रही बुशरा बीबी से। फिर उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि अली अमीन गंडापुर ने एक तरह से उनको रखा हुआ है मगर वो खौफ में है और खौफ में रखा गया है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब एंड बुशरा बीबी? रिलेशनशिप तो जी ऐसा है कि शी इज आवर गेस्ट एंड a willing guest? Of course she's a willing guest. She has been in public places. If she was an unwilling guest तो public spaces में कुछ कह देती ना. She has been to multiple public spaces since then. Right. और ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन का एक वो चलाया जाता है ना कि जी इसने ये कर दिया वो कर दिया, रिकॉर्ड के ऊपर है जी मेरा भाई he was among the first people who has always 2008-9 से अगर पॉलिटिकल कैंपेन आप देखें पीटीआई की फ्रंट लाइन पे मौजूद रहा है। That's correct. ये बात आपने पिछली दफा भी डी चौक पे he was the first one जी, इस दफा भी डी चौक पे भी he was the first one and he was the last one to leave। अब मुझे ये बताएं कि मेरे लीडर की बेगम जो कि एक पठान रिवायात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान है, जब उसकी जान के ऊपर हमला होता है तो एज अ पश्तून, नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर, नॉट एज माई ब्रदर अली अमीन, एज अ पश्तून इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर हर सेफ्टी एंड ही ensured that by risking his own life। Right. और जिस तरह उनकी गाड़ियों पे हमले हुए, डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, वो सबके सामने है, वीडियोस भी लोगों ने देखी हैं, स्नाइपर से उन्होंने मारे आगे पीछे। Right. तो ये तो अल्लाह का एक करना था कि वो उधर से सेफली निकल गए। राइट। और अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता तो हम एज अ पश्तून किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं ना, सादा अल्फाज में मैं एक आई वुड कट इट शॉर्ट, जो लोग ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी उसका उससे इख्तिलाफ है तो उसका उससे इख्तिलाफ है, उसका उससे इख्तिलाफ है, ये वो फार्मूला है कि इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम। वी आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, वी हैव आवर फोकस राइट on the release of Imran Khan, and inshallah Imran Khan will be out soon because they can't keep him in any longer। जो इंटरनेशनल प्रेशर्स आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वो बाय द वे जियो की वो ट्वीट का क्या बना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अमीन गंडापुर साहब, आपने बड़ी क्लियरली अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है एंड थैंक यू फॉर द स्ट्रेट टॉक। आपने बड़ी क्लियरली ये बताया है कि हम अगर निहत्ते थे पहले, तो अगर इसी तरह हमारे ऊपर वार होता रहा तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और हमें असला ही उठाना पड़ेगा, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी कह चुके। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।